everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Timmy Tales। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल चैप्टर की हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट्स और साइंटिस्ट के नेम्स आज इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं सेल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें सेल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर हम नीट की बात करें तो नीट में सेल चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और ये जो बोर्ड पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स और डेट्स दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन साइंटिस्ट का नाम पर लिखा हुआ है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। हुआ ये था कि उन्होंने एक पेड़ के छाल की यानी कि कॉर्क, उन्होंने कॉर्क को देखा था। उन्होंने एक कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और असल में उन्होंने एक सेल नहीं देखा था, उन्होंने बस सेल वॉल देखा था। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं डेड सेल में कोई भी लिविंग चीज़ नहीं हो सकती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कुछ भी जो लिविंग होता है सेल के अंदर वो नहीं होता और सेल वाला एक डेड पार्ट होता है सेल का। तो रॉबर्ट हुक ने बस एक डेड पार्ट देखा था, सेल देखा था। तो हम लोग कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, पर हम लोग उसमें एक लाइन जोड़ते हैं कि उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी। उन्होंने एक सेल देखा था पर वो जीवित नहीं था, वो मरा हुआ सेल था। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, तो नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। अब एंटोन वॉन लेवेनहॉक जो थे, इन्होंने 1674 में एक लाइव सेल की खोज की थी। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की थी और मरे हुए कोशिका की खोज यानी कि मरे हुए सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने 1674 में इसका इन्वेंशन किया। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है और ये बहुत ज़्यादा डार्क मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल के अंदर। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, अब आते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी जो है वो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया। एक थे मैथियस स्लेटन और एक थे थियोडोर श्वान। मैथियस स्लेटन ने 1838 में बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। और 1839 में थियोडोर ने क्या किया कि ये जो श्वान साहब है इन्होंने एनिमल्स पे रिसर्च किया। ये बोटैनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट। इन्होंने एनिमल्स पे रिसर्च किया, इन्होंने प्लांट्स पे रिसर्च किया। इन्होंने 1838 में और इन्होंने 1839 में। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल सेल होती है उसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक पतली सी आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर क्या किया कि इन दोनों ने साथ में मिलके सेल थ्योरी दे दी। पर हुआ ये कि सेल थ्योरी को हम लोग इनकम्प्लीट मानते थे। अब सेल थ्योरी को हम लोग इनकम्प्लीट इसलिए मानते थे क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कि सेल आता किधर से। सेल टपकता है कि जमता है, हम लोग को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। ये हम लोगों को बताया रडोल्फ विर्चो ने। 1855 में हम लोग को कंप्लीटेड सेल थ्योरी दी। एक सिंपल सा लाइन है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल्स है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो ये हम लोग को बताया रडोल्फ विर्चो ने और फाइनली रडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी जो कि इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट किया और फाइनली हमको सेल थ्योरी मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद
सेल मेम्ब्रेन का जो एक बहुत सेल मेम्ब्रेन को बहुत सारे मॉडल ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, बहुत सारे मॉडल थे, पर जो सबसे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जिसको सिंगर और निकल्सन ने 1972 में दिया था। ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है, ये सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है। अब गोल्गी एपेरेटस, जिसको हम लोग गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी बॉडीज दोनों सेम चीज है, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसकी खोज की थी, ठीक है। अब ये जो ग्राम रिज है, ये जो है ये अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो लगेगा कि नहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नीट के एग्जाम में पूछा गया। और जब नीट के एग्जाम में पूछा गया था तो बच्चों का कहना था कि भाई किधर से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना ये मेन है। अब कोई भी एग्जाम दे लो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी में ना जब आप प्रोकार्योटिक सेल को पढ़ोगे, बैक्टीरियल सेल को पढ़ोगे, तो उसमें ग्राम रिज के बारे में दिया हुआ है। ग्राम रिज जो थे उन्होंने स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया था। हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला था जो कि स्टेन को ले लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा जो नहीं लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग का मतलब होता है उसको कलर करना। ये जो कलर करने का जो प्रोसीजर था उसको ग्राम रिज ने दिया था। ग्राम रिज डेवलप स्टेनिंग प्रोसीजर टू स्टेन बैक्टीरिया। This is a very important question. This is a very very important question. अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो स्वान यानी कि यही वाले स्वान है, ये कोई और स्वान नहीं है। स्वान ने 1839 उसी ईयर में प्रपोज द हाइपोथेसिस। उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अब बहुत बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि ये हाइपोथेसिस किसने दिया था। जो बॉडीज होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, वो सेल्स के और सेल्स के प्रोडक्ट्स के मिलकर बने होते हैं, तो लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम्हें एनिमल भी बोल रहा है प्लांट भी बोल रहा है। ये जो थे ये तो जूलॉजिस्ट हैं, तो प्लांट्स तो दोनों ने मिलकर दिया होगा हाइपोथेसिस। नहीं, ये अकेले स्वान ने दिया है हाइपोथेसिस, ठीक है। स्वान ने हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो बॉडीज होते हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट के मिलकर बने होते हैं 1839 में। अब ये जो लियोस एमिल प्लेडे है, ये 1912 to 2008, इनको हम लोग फादर ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, बट ये जो है ये मॉडर्न सेल बायोलॉजी के फादर है, ठीक है। अब अर्नेस्ट रुस्का, यहाँ पे 3 नाम है, एक ये, एक ये, एक ये। अर्नेस्ट रुस्का, मैक्स नॉल और बोडो वॉन बैरीज, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। वैसे तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी मतलब इतने सारे साइंटिस्ट के नाम है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट अगर कभी पूछे तो ये तीनों नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ऐसे याद करने बैठे तो बहुत सारे नाम हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, बट ये तीनों नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन तीनों ने मिलके डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन द अर्ली 1930s। कोई ना स्पेसिफिक डेट नहीं हम लोग को पता है कि हाँ भाई यही डेट था, बस इतना पता है कि हाँ 1930s के स्टार्टिंग में, अर्ली 1930s में इन्होंने ये दिया था हमें। तो ये सेल का उस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट्स और साइंटिस्ट के नाम से नेम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप 10th में हो 10th में पूछते हैं, 11th में पूछते हैं, 12th में पूछते हैं, तो एनी क्लास में पूछते। तो ये रहा हम लोगों का आज का वीडियो, ख़त्म हो रहा है। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।